भाई 9:15 बजे तक आ जाया करिए भाई आप लोग। हाँ, खाला का घर न बना दीजिए कि जब मन करे तब आ जाएं और जब मन करे तब जाएं, क्योंकि अब वैकेंसी आ जाएगी नए साल में और आयोग बिल्कुल समय देने के मूड में नहीं है। यानी कि आपका मैंने समय से क्लास शुरू कर दिया जाए और जो सिलेबस आपका प्री वाला अभी 2-3 बचा है उसको जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि आपका आज भी पता किया गया वैकेंसी, मान के चलिए कि आपका जनवरी में हर हाल में आ जाएगी और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय आयोग जे के लिए देगा नहीं। आपका जैसे पिछली बार हाय तो वह मचा वैसे इस बार भी मचेगा। तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए और जितना पुराना पढ़ाया गया है जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल आप वीडियो उपलब्ध है भाई, जिनको इस बार देना है कम से कम एक बार अब अपना रिवीजन करना शुरू कर दें। जिनको न देना हो तो अभी आराम से पढ़ें, लेकिन जिनको देना है आपका रिवीजन करना शुरू कर दें और साल पेपर लगाना भी शुरू कर दें। देखिए आपका देखिए जो इक्विटी में फिर एक बार हम दोहरा देते हैं, साम्य। साम्य 2-3 दिन से चल रहा है, मैंने आज चौथा लेक्चर है। तो साम्य के बारे में आपका अभी तो पहला पॉइंट हम उठाए थे और वह उठाए है कि साम्य का नेचर या प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में हमने बताया कि साम्य जो या इक्विटी जो है आपका, या समतल करना जो है, यह गुड कंसेंस पर आधारित है, अर्थात अंतःकरण पर। इस बार बिहार जे में मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया था कि साम्य किस पर आधारित है, तो गुड कंसेंस या अंतःकरण, यानी कि जो हृदय से बात निकले उसी पर। इसके बाद दूसरा मैं बताया कि साम्य नेचुरल जस्टिस पर भी आधारित है, यानी कि साम्य का मतलब नेचर होता है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का क्या करना, पालन। इसके बाद दूसरा नेचर अब लिखवा देंगे आज, पहले फिर एक बार समझ लीजिए, थोड़ा बहुत बचा उसको समाप्त किया जाए। नेचर दूसरा जो आपका बताया गया था कि जो ये साम्य है वह न्यायालय के विवेक का विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाता है और ये मांग करता है कि साम्य के आधार पर ये अधिकार हमें दीजिए, तो अधिकार प्रदान करना के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, बल्कि न्यायालय का क्या है, विवेक। यानी कि न्यायालय की इच्छा पर होता है, चाहे तो उसके फेवर में फैसला दे या देने से इनकार कर दे। लेकिन अन्य जो अधिकार है जैसे फंडामेंटल राइट, हम उदाहरण बताए थे, अगर आप अनुच्छेद 32 या 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं और ये दिखा देते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो न्यायालय का विवेक नहीं है, बल्कि न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय देने के लिए क्या है, बात। लेकिन साम्य क्या है, हमेशा न्यायालय का विवेक, चाहे आपके पक्ष में दे या न। तीसरा आपका बताया गया था और काफी समझाया भी गया था कि जो साम्य की क्रिया है वह व्यक्ति से संबंध रखती हैं। ये भी आपका मैक्सिम भी आगे हम बताएंगे। यानी कि साम्य के न्यायालय जो इंग्लैंड में थे, वह जब अब कोई निर्णय देते थे और जिसके विरोध में निर्णय देते थे, अगर वह उन जजमेंटों का पालन नहीं करता था, तो साम्य के न्यायालय कभी भी उसकी संपत्ति की कुर्की या जब्ती नहीं किए। तो करते क्या थे, उसके अंतःकरण पर प्रभाव डालते थे। तो अंतःकरण मतलब अंतरात्मा। तो अंतरात्मा पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, जब उसको गिरफ्तार कर, तभी तो सोचेगा अंतर मन से कि हमने पालन नहीं किया आदेश का, तो कहाँ हम पहुंच गए, जेल। तो साम्य की क्रिया संपत्ति से संबंध रखती है कि व्यक्ति से, व्यक्ति से। यह अलग मैक्सिम पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बताया गया कि जो इक्विटी है वह फॉलो करती है लॉ को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि साम्य ने कभी भी कानून के ऊपर हावी होने का प्रयास नहीं किया। ये हमेशा कानून की पिछलग्गू रही है। पिछलग्गू मतलब कि इसको फॉलो करने वाली, इसको पीछे चलने वाली। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। ये भी आपका अलग से जो 12 मैक्सिम हम पढ़ाएंगे, उसी में ये भी सिद्धांत हम पढ़ाएंगे अलग से, और इसको डिटेल में वहाँ चलेगा। यहाँ तो एक लाइन जानना है कि अगर किसी कानून में कोई बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है तो न्यायालय उस बात का उल्लंघन करके साम्य के आधार पर फैसला नहीं सुना सकता। और मैं उदाहरण भी बताया था निर्भया कांड का, जब कानून में ये लिखा गया है कि इस मामले में जो सजा दी जाएगी 3 साल का सुधारात्मक दंड और 1 साल किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखना, तो सुप्रीम कोर्ट भी विधि का उल्लंघन करके अपना न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर 4 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि बिना विधि के किसी के प्राण और स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। ये किस अनुच्छेद में समाहित है? आर्टिकल 21। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कानून का उल्लंघन नहीं करेगी तो साम्य। अगला ये हम बताए थे नेचर, कि जो साम्य है वह समता में विश्वास करती हैं। ये भी मैक्सिम है। आपका सुक्ति है, जो 12 सुक्तियां हम 1-2 दिन में शुरू करेंगे, उसमें ये भी आएगी। अब कहाँ कहाँ समता का नियम समाहित है, आपको उन अनुच्छेदों और धाराओं को भी कवर करना पड़ेगा। तो संविधान में तो हमें लगता है सभी लोग जानते हैं। समता का जो मुख्य रूप से नियम है इक्वलिटी का, वो आर्टिकल 14 में है, और पूरा समता का प्रावधान 14 से लेकर 18, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ दिया गया है? 14। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साम्य समता से प्रसन्न होती हैं, असमता से नाराज होती हैं। जहाँ विभेद होगा, जहाँ विभेद होगा वहाँ साम्य के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और तमाम विद्वानों ने तो ये कहा कि ये 12 सुक्ति देने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही सुक्ति दे दी जाती कि समता ही क्या है? साम्य। तो डिटेल में हम जब पढ़ाएंगे इस सूक्ति को, जब पढ़ाया जाएगा तो अनुच्छेद 14 तो कवर ही होगा, और जहाँ जहाँ ये समता का प्रावधान रहेगा उन उन प्रावधानों को आपको कवर करना होगा। तो मैं 1-2 उदाहरण आपका बताया था। एक तो आर्टिकल 14 का बताया था, दूसरा आपका झारखंड में जो पूछा गया था एग्जाम में प्री और मेंस में, सीपीसी की धारा 73 का बताया था। इसके बाद टीपीए में हम आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, आपका न्यास अधिनियम में आएंगे कि कहाँ कहाँ समता है। संविधान में तो पढ़ना ही है, और आपका और टाट में भी पढ़ना पड़ेगा कि बराबरी की जाए। तो बराबरी आपका वहाँ पढ़ेंगे तो मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस पढ़ेंगे, और वहाँ आपका टाट में भी डिटेल में, यानी कि 6-7 पॉइंट क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा। लास्ट में हम बता रहे थे कल कि जो इक्विटी है, ये जो जनरल लॉ है या कॉमन लॉ है या जो सामान्य विधि है। सामान्य विधि का मतलब हुआ कि जो कानून लिखा गया है। इस सामान्य विधि का मतलब ये हुआ स्टेचुटरी लॉ, यानी कि हमारा संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस इत्यादि, ये कैसे लॉ कहलाएंगे? सामान्य। और इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ कहा जाता है वह आपका जो परंपराओं पर आधारित कानून है, इंग्लैंड में उसे कॉमन लॉ या सामान्य विधि कहते हैं। देखिए इंग्लैंड में आगे आपका बताया जाएगा 2 प्रकार के कानून हैं, पहले समझ लीजिए। एक जो प्रथाओं, परंपराओं और अभिसमयों के आधार पर चलते हैं, यानी कि कस्टम, यूजेज और कन्वेंशन के आधार पर, इसको हम कॉमन लॉ कहते हैं।
और एक कानून ऐसे हैं जहाँ की वहाँ की संसद ने पास किया है, यानी कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने क्या किया है, बनाया है। उन कानूनों को याद रखिएगा, स्टेचुटरी लॉ कहते हैं या संविधि कहते हैं या अधिनियमित विधि। तो अगर, क्योंकि इंग्लैंड में ये अंतर जानना जरूरी है, जब आप आईपीसी पढ़ेंगे और मैक्सिम पढ़ेंगे, एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंसिट्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो, वहाँ भी कॉमन लॉ आएगा। और जब आप अपकृत पढ़ेंगे तो अपकृत का तो पूरा विकास ही किस पर है, कॉमन लॉ पर। तो कॉमन लॉ को भी जानना जरूरी है। तो अंतिम हम बता रहे थे कि जो ये इक्विटी हैं, ये सामान्य विधि की पूर्ति करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कई विद्वान आगे बताए जाएंगे, और विद्वान ये बताते हैं कि जहाँ की कानून स्पष्टतः लिखा गया है, तो ऐसी दशा में कानून के एकाएक शब्दों का पालन किया जाना अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद भी कुछ शेष बचता है, यानी कि कानून में जो बातें लिखी गई हैं उसके बाद भी कुछ बच जाता है। तो जो कुछ बच जाता है वही कौन काम करेगी, इक्विटी। क्योंकि मैं फिर, यानी कि इसका मतलब कि साम्य करेगा क्या, तो जहां कानून कमजोर हो, जहां कानून न हो, जहां कानून अपर्याप्त हो, वहां उस आपका गैप को, उस खुरदुरेपन को, उस कमी को साम्य द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूरा। तो ये कमी जो पूरा करता है साम्य, ये तीन प्रकार से करता है, और तीन यही प्रकार लास्ट में चल रहे थे कल। पहला, कि ऐसे मामलों में रिलीफ या अनुतोष प्रदान करके जिनमें कि सामान्य विधि के तहत कोई अनुतोष की व्यवस्था ही नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन जब उन अधिकारों का हनन हो, वायलेशन हो, उल्लंघन हो, तो उपचार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो इक्विटी क्या करेगी, वहां उपचार प्रदान कर देगी। अब एक उदाहरण आपका, सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ जो है, ईपीए में तो आपका था ही, लेकिन सबसे उत्तम उदाहरण यहाँ आप अपकृत में देख सकते हैं। और फिर से हम उस उदाहरण को उठाते हैं। आपका जो टाट में उदाहरण बताया गया था थोड़ा बहुत वीक हो गया, हम फिर उठाते हैं उस उदाहरण को। देखिए, आपका पहले कबूतर खाना बनाया जाए, तब आपका उदाहरण देखा जाए भाई। तो पूछा गया था, नेट में भी, एलएलएम में भी आया था, पीगन होल थ्योरी, यानी कि कबूतर खाने का सिद्धांत या कपोथ गवाक्ष का सिद्धांत, यानी कि किसने दिया था, तो ये सामंड ने दिया था। और सामंड के इस सिद्धांत का नामकरण किसने किया कि ये कबूतर खाना है, तो किसने किया, आपका कह सकते हैं कि विनफील्ड। जैसे कि राजनीतिक उदाहरण, कि मोदी जी को चाय वाला किसने कहा था, यानी कि आपका कांग्रेस ने कहा था। और देखिए, उसी को लेकर मोदी जी क्या किए, चुनाव जीत गए कि क्या चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, तो पूरे चाय वाला क्या किए, वोट दे दिए। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी को गांधी महात्मा कौन कहा था, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन ये याद रखना है, अभी क्वेश्चन तो ये तो ना भूले। अब अभी एलएलएम में भी आया था, नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होंगे, और कोई ये नहीं कि जादू की छड़ियां कि हम चला दें और तैयार हो जाए। तो फिर एक बार देखिए उदाहरण आपका, सामंड ने कबूतर खाने का उदाहरण दिया। और क्या कबूतर खाना है, आज समझ लीजिए। सामंड ये कहते हैं कि भाई, जिस प्रकार कबूतर खाना होता है, और एकाएक खानों में कितने कितने कबूतर, एकाएक कबूतर रखे जाते हैं, उसी प्रकार टाट है। आपके अधिकार का हनन होता है,
तो पहले से जो अपकृत या दुष्कृत है या आपका दोष है वह एक खानों में अलग अलग रखे गए हैं, यानी कि अलग अलग अपकृत्यों का वर्णन किया गया है। जब आपके अधिकार का हनन हो तो आप उपचार खोजिए, पहले खाने में जाकर खोजिए, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। अगर आपके अधिकार का हनन हुआ और किसी कबूतर खाने में आपके लिए उपचार उपलब्ध नहीं है तो सामंड कहते हैं कि आपको उपचार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो भाई साम्य क्या कहता है, अब इक्विटी का ये सिद्धांत देखिए। साम्य तो सामान्य विधि की पूर्ति करता है, और कैसे पूर्ति करता है कि जहाँ किसी अपकृत या दोष या रांगफुल एक्ट के लिए कोई रेमडी नहीं है तो आपका साम्य क्या करेगा, इन कबूतर खानों से बाहर जाकर निर्णय देगा और वादी को अधिकार की रक्षा करेगा। तो ये रक्षा की गई। अब उतना केस नहीं, बस एक केस इसमें देखना है कि कौन सा केस है। बिहार में पूछा भी गया था जे में, रट कर जाइए, एसबी बनाम व्हाइट। और जज का नाम भी पूछा गया था, होल्ट। ये किससे संबंधित है, चुनाव से। और कल मैं बताया भी था कि रिलीफ दी गई भले कबूतर खानों में उपचार उपलब्ध न हो। तो ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम देखिए इसका, ऐसे मामलों में जिनमें सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार अपर्याप्त हैं। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य विधि की पूर्ति या उसको फुलफिल या गैप को कैसे भरता है। तो ये है कि कानून में, फिर एक बार देखिए, उपचार तो हैं लेकिन उपचार अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। तो साम्य बस ये काम करेगा कि उसकी जो अपर्याप्त है उसको क्या कर देगा, पर्याप्त। ये जब हम टीपीए पढ़ाएंगे तो एक टीपीए का उदाहरण हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का भी उदाहरण। ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण पहले क्या था। मान लीजिए ए है और ये अपना मकान बेचे माने विक्रय करने का करार करता है बी से, एग्रीमेंट टू सेल करता है और बाद में ए अपना मकान बेचने से इनकार कर देता है। तो शुरुआती दौर में होता क्या था, ध्यान से समझिए, और इंग्लैंड के साम्य न्यायालयों ने कैसे इसकी पूर्ति की। अब अगर ए इनकार कर दिया तो न्यायालय शुरुआती दौर में बी को केवल मुआवजा दिलवा देते थे, कंपसेशन दिलवा देते थे। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई आपका बी ने ए से करार किसके लिए किया है, मकान के लिए, और बी को क्या मिल रहा है, केवल मुआवजा। तो क्या ये उपचार पर्याप्त था, नहीं, क्योंकि बी ने किसके लिए एग्रीमेंट किया है, मकान के लिए। अर्थात इसका मतलब कि जर्मी बेंथम की भाषा में जो चीज जिसकी है उसे दे दी जाए और बदले में कोई अन्य चीज लेने के लिए बाध्य न किया जाए। लेकिन अगर न्यायालय कोई अन्य चीज दिलवाता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो बी ने किसके लिए एग्रीमेंट किया था, मकान के लिए। तो पहला नियम क्या है कि ए से ये मकान किसको दिलवाया जाए, बी को। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा होता नहीं था, बी को कि मकान बी को नहीं दिलवाया जाता था। इस कमी को इक्विटी कोर्ट ने पूर्त किया और उपचार को क्या कर दिया, पर्याप्त। कि अब इक्विटी कोर्ट क्या करने लगे कि ए से जबरदस्ती इस मकान को किसको दिलवाने लगे, बी को। इसी को हम कहते हैं संविदा का विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो वस्तु जिसकी है उसे क्या की जाए। ये इंटरव्यू में भी यूपीजे का पूछा गया था कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एमपी में है भी, यानी कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है,
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक लाइन याद करिएगा कि जो वस्तु जिसकी है उसे क्या की जाए, दे दी जाए। बस यही है। यानी कि आपका ए ने बी को किसके लिए करार किया है, मकान के लिए, तो किसको मकान दे दिया जाए, बी को, और बी क्या दे, पैसा दे जो बाकी है। तो ये पर्याप्त। तीसरा ये लास्ट कि साम्य जो है कैसे वो सामान्य विधि की पूर्ति करता है। तो साम्य के तहत कानून में जो कठोर या दोषपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि स्ट्रिक्ट या आपका रॉन्गफुल प्रोसीजर है, तो साम्य ने बस इतना किया कि उस कठोरता को मुलायम कर दिया, यानी कि उस कठोर प्रक्रिया को क्या कर दिया, आसान। तो कुछ तो दिमाग में बैठाइए भाई, संविधान आप लोग पढ़ भी रहे हैं और तमाम संविधान के ज्ञाता भी यहाँ बैठे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तमाम लोग एलएलएम रिसर्च करके पढ़ते हैं भाई, इसमें भी शक नहीं है। तो तुरंत हम उठा रहे हैं उदाहरण आपका अनुच्छेद 32 का, कि जहाँ की प्रक्रिया कठोर थी या दोषपूर्ण थी, तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उस प्रक्रिया को शिथिल कर दिया और शिथिल करके आसान कर दिया, ताकि लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की जा सके। अब इसके लिए एक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास देखिए अनुच्छेद 32 का। देखिए शुरुआती दौर में जो सिद्धांत था लोकस स्टेंडाई था, सुने होंगे। लोकस स्टेंडाई अधिस्थिति का नियम, माने जो हिंदी में है, तो उतना कठिन आपका शब्द है, लेकिन इसको आसान भाषा में बता रहा हूँ। लोकस स्टेंडाई ये परंपरागत नियम था। लोकस स्टेंडाई का मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, कि अगर ये एक व्यक्ति है और इसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो मूल अधिकार ही चला जाए। ये एक व्यक्ति है और इसके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मूल अधिकार। तो लोकस स्टेंडाई का मतलब ये हुआ कि केवल वही व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, वाद दायर कर सकता है, जिसके अधिकार का हनन हुआ। यानी कि कौन न्यायालय में जाए, क्या एक की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति एक के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है कि नहीं, तो नहीं जा सकता। अगर ये नियम है तो रटे रहिएगा, क्या कहा जाता है, लोकस स्टेंडाई। और ये कैसा नियम है, परंपरागत। लेकिन अब यहीं आपका थोड़ा सतर्क रहना है आर्टिकल 32 पर। आर्टिकल 32 के तहत सतर्क ये रहना है कि आखिर मूल, हाँ देखिए इसमें होता क्या था कि जो धनी व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, वह तो बड़े बड़े वकील करके पैसा देकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर देते थे। लेकिन एक कल्पना करिए, जो गरीब हैं, जो आपका भोजन भी एक टाइम नहीं मिल रहा है, क्या उसको मूल अधिकार नहीं है? है। आर्टिकल 14 तो सबको कहता है कि समता का अधिकार होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। क्या मूल अधिकारों में कहीं इसका विभेद किया गया है कि ये गरीब को मिलेगा, अमीर को नहीं, और आपका ये नहीं। तो जो व्यक्ति आपका गरीब हो, दरिद्र हो, निर्धन हो, कुचला हो, अशिक्षित हो, उनको भी मूल अधिकार हैं। तो न्यायालय ने क्या किया कि ये जो दोषपूर्ण प्रक्रिया थी लोकस स्टेंडाई को, इसको थोड़ा वीक किया, शिथिल किया, और आपका पीआईएल यानी कि लोक हितवाद की उत्पत्ति की। और मैं एक दिन केस बताया भी था कि किस केस में बताया गया है संविधान में, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के वाद में लोकहितवाद की उत्पत्ति होती है पूर्ण रूप से जस्टिस पीएन भगवती करते हैं। और लोकहितवाद को इस केस में डिफाइन भी किया जाता है और आपका कहा जाता है कि ऐसी दशा में समाज का कोई भी व्यक्ति इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर कर सकता है,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहितवाद या पीआईएल। तो पीआईएल का जो जन्म हुआ ये साम्या की देन है, और जो कठोरता थी लोकस स्टैंडाई में, उस कठोरता को क्या किया गया, शिथिल। तो भाई ये कंसेप्ट है आपका, संविधान में भी काम करेगा और आपका इक्विटी में भी। आइए, आपका कल लिखवा जाएगा, पहले आप लेक्चर ही देते हैं भाई, क्योंकि आपका लिखवाने का कार्यक्रम तभी एक पेज हुआ, एक पेज में समाप्त हो जाएगा। अब आइए आपका देखा जाए साम्य का विकास। जहां तक साम्य के विकास की बात है, अब इस पर आपका क्वेश्चन बना है, ध्यान से इसको समझना है। देखिए आपका पूछा क्या गया था, बिहार और यूपी दोनों में आ चुका है मेंस में क्वेश्चन, इसको मेंस के लिए भी लिखवाया जाएगा आपका। लेकिन आज लेक्चर सुनिए, ये क्वेश्चन आया था कि साम्य की उत्पत्ति एवं विकास के इतिहास को समझाइए। तो जब आप इक्विटी का विकास देखेंगे, साम्य का विकास देखेंगे, तो आप 3 वर्गों में विकास को बांटिएगा, और वह जो 3 वर्ग हैं, एक रोम में बांटिएगा, इसके बाद आपका दूसरा इंग्लैंड हमें देखना है, और तीसरा आपका भारत। और भारत में हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, तो मुस्लिम विधि में भी साम्य है, इसमें कोई शक नहीं। आपका मुस्लिम विधि में इसे क्या कहा जाता है, विधिक साम्य, तो आपका बताया जाएगा। लेकिन शुरुआत हमें कहाँ से करना है, रोम से। यानी कि आपका फिर एक बार देखिए इस लेक्चर को, यानी कि साम्य का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सुव्यवस्थित तरीके से हुआ। सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति आपका रोम में हुई। तो ये प्री में भी कई बार बिहार बनाया है क्वेश्चन, तो आपका पहले ही दिन बताया गया था कि किसकी उत्पत्ति किस देश में हुई। तो साम्य की उत्पत्ति इंग्लैंड माने रोम में, आपका न्यास की उत्पत्ति बिहार पूछा रोम में। इसके बाद आपका कह सकते हैं विधिशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई, रोम में। लेकिन यही आपका संविधान का जन्मदाता इंग्लैंड, संसद का जन्मदाता इंग्लैंड मार कराएगा। और लोकहितवाद अभी बताया गया, तो कहाँ, अमेरिका। तो बताइए लोकहितवाद किस नियम का अपवाद है, अभी बताया गया ना, लोकस स्टैंडाई। भाई हिंदी में थोड़ा कठिन है, इंग्लिश वर्जन याद रखे। अधिस्थिति के नियम का क्या है, अपवाद। ये परंपरागत नियम कौन है, सुनवाई का, लोकस स्टैंडाई पूछा गया भाई, इसको भी तैयार रखिएगा, आर्टिकल 32 में फिर हम बताएंगे। फिर एक बार देखिए, अब रोम में आइए। देखिए जहां तक रोम की बात है, आपका इसका जन्म चूंकि रोम में होता है, तो पहले रोम का इतिहास देखा जाए, अब फिर बिहार का 2-3 क्वेश्चन प्री का भी इसमें ऐड करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन तो बताया गया। रोम में 366 ईसा पूर्व हमें जाना पड़ेगा, याद रखिएगा 366 ईसा पूर्व। 366 ईसा पूर्व आपका रोम में जो सम्राट होता था, उसी के पास सारी कार्यपालक, विधायी और न्यायिक शक्तियां थी। यानी कि सम्राट ही कानून बनाता था, सम्राट ही न्याय करता था, और सम्राट ही उस कानून को लागू करता था। लेकिन 366 ईस्वी ईसा पूर्व के हम क्या बता रहे हैं पहले। लेकिन 366 ईसा मने पूर्व में रोम में एक कदम उठाया गया, और वह था कि रोम में न्याय करने के लिए राजा ने प्रेटरों की नियुक्ति की। यानी कि राजा ने किसकी नियुक्ति की, प्रेटर की। अब ये भी बिहार का क्वेश्चन आ गया कि रोम में साम्या की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई, तो नाम याद रखिएगा, प्रेटर। जो ये प्रेटर शब्द है, इसको आधुनिक भाषा में देखिए, जो हमारे यहाँ सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं न्यायिक, या जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं,
उस समय रोम में उन्हें क्या कहा जाता था? प्रेटर। तो अगर कोई पूछे कि प्रेटर का मतलब क्या हुआ, तो आप बताइएगा कि जो वर्तमान समय में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, CJM है, या हिंदी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उस समय उन्हें क्या कहा जाता था रोम में? प्रेटर। तो साम्या का विकास रोम में किसके द्वारा किया गया? फिर बिहार का क्वेश्चन, प्रेटर। प्रेटरों की नियुक्ति की गई 366 ईसा पूर्व। ये किसने नियुक्त किया? राजा ने। चूंकि राजा कानून बना देते थे, तो प्रेटरों को काम क्या था कि प्रेटर जो थे ये आपका न्याय करते थे कानून के अनुसार, और राजा द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते थे। राजा ने एक सम्राट ने रोम के सम्राट ने प्रेटरों को एक और अधिकार दिया था, और वहीं से आपको साम्य की उत्पत्ति का देखना है। राजा ने प्रेटरों को नियम बनाने की शक्ति दी थी। तो जब भी कोई प्रेटर आता था, यानी 1 साल के लिए नियुक्त होता था, जब भी कोई प्रेटर नियुक्त होता था, तो वह न्यायिक प्रक्रिया के लिए मामले कैसे निपटाए जाएंगे 1 साल के लिए नियम बनाता था। तो ये जो प्रेटर थे ये क्या बनाते थे? नियम। अब फिर नया उसके बदले आया, तो वह नया नियम बनाता था, आज्ञा पत्र इसे कहा जाता है। आज्ञा पत्र जारी करता, एकदम इतिहास से हम ले रहे हैं, मैंने शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, नियम बनाता था। अब प्रेटरों के समक्ष कभी कभी ऐसे मैटर आ जाते थे जिसमें कि न तो राजा द्वारा बनाए गए कानून में कोई प्रावधान था, और न उनके द्वारा बनाए गए नियमों। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा कानून बनाए थे, और जो नियम ये कौन बनाए थे अपने लिए, एक एक साल के लिए बनाते थे? प्रेटर। तो कभी कभी कुछ ऐसे मैटर आ जाते थे जहाँ की कानून में उसके समाधान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो ये जो प्रेटर थे अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, ये उस समय करते क्या थे? तो न्याय के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, साम्य के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर उस मामले में जो उचित होता था वो फैसला सुना देते थे। और यहीं से साम्या का क्या हुआ? विकास। फिर एक बार देखिए, इसको हम दोबारा बता रहे हैं क्योंकि एकदम शुरुआती दौर में साम्या है। एकदम 366 ईसा पूर्व में रोम में किसकी नियुक्ति की गई? प्रेटरों को। प्रेटर जो थे वह 1 साल के लिए नियम बनाते थे, और फिर नया प्रेटर आता था फिर 1 साल के लिए। तो कभी काल, हाँ, जो प्रेटरों के समक्ष मुकदमे आते थे, उन मुकदमों का निपटारा उन नियमों के अनुसार किया जाता था, या राजा द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार। लेकिन कभी कभी ये होता था कि ऐसे कुछ मामले न्यायालय में आ जाते थे कि जहाँ की कोई नियम का जहाँ की कोई नियम था ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेटर क्या करते थे? तो जस्टिस के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, आपका नेचुरल जस्टिस के आधार पर, इक्विटी के आधार पर जो उचित होता था, जो रीजनेबल होता था, जो सही होता था, वह फैसला सुना देते थे। तो हम इक्विटी में यही तो बता रहे हैं कि जो अंतःकरण से बात निकले, जो नेचुरल जस्टिस से निकले, ईमानदारी से निकले, जो न्यायपूर्ण हो, अगर आप वो फैसला सुनाते हैं और कहीं कानून में कोई उस बारे में प्रावधान नहीं है, तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने किस आधार पर फैसला सुनाया? साम्य। तो यहीं से साम्या का विकास हुआ। याद रखिएगा, कहाँ से हुआ? रोम से। किसने किया? प्रेटर। धीरे धीरे ये मामले बढ़ते गए। राजा के पास समय नहीं थे उतने कानून बनाने के,
तो प्रेटर अपने धीरे धीरे ताकत बढ़ाते गए। तब आपका क्या होता था कि वहाँ कानून में विभेद था। विभेद, अब आगे बढ़ा जाए इतिहास। विभेद ये था कि अगर किसी मामले में रोम के नागरिक ही विवाद के पक्षकार हों, यानी कि वादी, और प्रतिवादी कौन है, रोम के नागरिक, तब वहाँ कानून अलग था। और अगर एक पक्षकार रोम का है, दूसरा विदेशी है, या दोनों विदेशी हैं, तो वहाँ जो कानून रोम में लागू किया जाता था वह पृथक था। इसका मतलब आपका जो समझना पड़ेगा, आपका इस सिद्धांत को समझने के लिए एडी लॉ और संविधान जानना पड़ेगा, और रूल ऑफ लॉ थोड़ा देखिए, फिर हम बैक होंगे। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपका विधि का शासन जो किसने दिया था, इंग्लैंड के डायसी ने, उसको थोड़ा जानना पड़ेगा। डायसी महोदय ये कहते हैं कि विधि का शासन का मतलब पहला हुआ विधि की सर्वोच्चता, यानी कि न तो राजा बड़ा है और न आपका रंक बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा कौन है, कानून। तो बताइए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा पीएम है कि सीएम है कि राष्ट्रपति है कि संविधान सर्वोच्च है? हाँ, सही तो बता रहे हैं भाई, कुछ तो याद है कम से कम। संविधान ये नहीं कि बता दीजिए पीएम सीएम। सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता है, आप उल्लंघन नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, बैक हो आ जाए तो रूल ऑफ दूसरा इन्होंने बताया कि विधि के समझ समता, यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, विधि के समझ सब समान है, और किसी को कोई छूट या प्रिविलेज या आपका विशेषाधिकार या उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। फिर डायसी बताते हैं कि विधि के समझ समता का मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय में चाहे देशी व्यक्ति मुकदमा करे या विदेशी व्यक्ति करे, तो प्रक्रिया एक होनी चाहिए, न्यायालय भी एक होना चाहिए। न्यायालय न तो अलग अलग हो और प्रक्रिया न तो अलग हो। और भारत में अंग्रेजों ने ये काम नहीं किया। आपका सीआरपीसी पुराने सीआरपीसी में अगर कोई यूरोपीय अपराध करता था तो उसके लिए अलग न्यायालय में मुकदमा चलता था, और कोई भारतीय करता था तो अलग चलता था। तो ऐसी दस बैठिए, आगे बैठिए, इधर है तो जगह बैठने दे सुशील भाई, इनको भी भाई, यहीं बैठिए। देखिए, अलग मुकदमा चल, इतिहास से हम बता रहे हैं थोड़ा, क्योंकि साम्य में सब इतिहास से जानना है, और का भूगोल इतिहास जानना है, नक्शा उक्सा बनाते रहना है, इधर का उधर, रोम से कभी इंग्लैंड, फिर भारत, और फिर मुस्लिम ला। तो फिर एक बार देखिए, कंसेप्ट बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत ये भी कहता है कि आपका न्यायालय अलग अलग न हो, सबके लिए न्यायालय समान हो, प्रक्रिया समान हो। लेकिन जब इंग्लैंड वाले भारत के लिए सीआरपीसी बनाए तो वहाँ असमानता किए थे। अगर कोई यूरोपीय अपराध करता था उसके लिए अलग कोर्ट था, और कोई भारतीय करता था तो अलग। तो वर्तमान में आप लोग बताइए, चाहे विधायक कोई अपराध करे, सांसद करे, आम आदमी करे, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति करे, भारत में अब एक ही न्यायालय है कि अलग अलग? एक ही है भाई, एक ही है। चाहे विदेशी अपराध करे तब क्या अलग न्यायालय है? तो रोम में शुरुआती दौर में ये नियम था, अगर रोम के नागरिक विवाद के पक्षकार हैं तो अलग कानून, और विदेशी कोई पक्षकार हैं तो अलग कानून। लेकिन रोम में ज्यादा लोग व्यापार वाणिज्य के लिए आने लगे, तो धीरे धीरे, राजा ने नहीं, ये जो प्रेटर थे, धीरे धीरे इन्होंने इस नियम में सुधार किया, और सभी के लिए कानून क्या कर दिया, बराबर। यानी कि चाहे रोम का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सभी के लिए कानून क्या कर दिए गए, बराबर। इस प्रकार रोम में साम्या की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इतिहास बताया गया।
रोम के बाद आपका जो पूछा जाता है वह इंग्लैंड है। रोम के बाद जो इक्विटी पहुंची, इंग्लैंड पहुंची। अब इंग्लैंड में हमें देखना है कि इंग्लैंड में आपका क्या नियम है। देखिए, जहां तक इंग्लैंड की बात है, आपका इंग्लैंड में आपका कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी हम आते हैं। 13वीं शताब्दी के पूर्व साम्य के बारे में लगभग शून्य था आपका इंग्लैंड, यानी कि ज्यादा प्रावधान नहीं थे। 13वीं शताब्दी में आपका कह सकते हैं कि साम्य का विकास होना शुरू हुआ आपका इंग्लैंड में, और आपका कोर्ट ऑफ चांसरी या चांसरी न्यायालय की स्थापना की गई। तो जो बिहार में क्वेश्चन बना था, फिर याद रखिए अभी बना भी था बिहार का क्वेश्चन इक्विटी से, कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को साम्य न्यायालय कहा जाता था, तो रट कर जाइएगा कौन सा न्यायालय, चांसरी। और इसकी स्थापना हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि एडवर्ड फर्स्ट के शासन काल तक, यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी तक, माने 13वीं शताब्दी के पूर्व तक आपका इंग्लैंड में साम्य का कोई अस्तित्व नहीं था आपका। लेकिन 13वीं शताब्दी में आपका धीरे धीरे साम्य ने अपना जगह बनाना शुरू किया, और अब आपका 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कैसे कैसे आपके न्यायालय थे। तीन प्रकार के न्यायालय थे। अब वहीं देखिए आपका तीन प्रकार के भाई न्यायालय थे। देखिए तीन प्रकार के न्यायालय, और यहीं से आपका किसका विकास इंग्लैंड में कराया जाएगा, साम्य। पहला था किंग्स बेंच, आपका पढ़ते हैं केबी। केबी का मतलब किंग बेंच, पढ़ते हैं ना, आपका कहीं कहीं लिखा रहता है केबी। केबी का मतलब हुआ किंग्स बेंच, और अगर क्यूबी लिखा रहे तो क्वीन बेंच। अब इसको समझ लीजिए। तो पहले अगर वहां का सम्राट या हेड कोई लेडीज होगी तो क्यूबी लिखा जाएगा, और कोई पुरुष होगा तो केबी लिखा जाएगा। केबी मतलब किंग्स बेंच, और क्वीबी मतलब क्वीन बेंच। इसको कहते हैं राज न्यायालय, सम्राट का न्यायालय। तो पहला न्यायालय क्या था, केबी, या उस समय, यानी कि इसको क्या कहते हैं, राज न्यायालय। राज न्यायालय माने सम्राट का न्यायालय। देखिए, आज सम्राट का न्यायालय क्यों कहा जाता है, इस पर भी तर्क वितर्क कर लिया जाए, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बातों को भी हमें लेकर साम्या में चलना है, कहीं से कोई कमी न रहे पढ़ाने में, और कंपटीशन में जो क्वेश्चन वर्तमान में आ रहे हैं। क्योंकि एक बार जब पढ़ा दिया गया तो बहुत अब लंबे समय के बाद ही ये सब्जेक्ट चल पाएगा, इसमें शक नहीं है। क्योंकि इस समय दबाव ज़्यादा है, और हम पर भी। तो एक बार जो चले अच्छे से चले, ताकि भले थोड़ा समय लग जाए, एक दो दिन अधिक, लेकिन कोई बात कंपटीशन की अब छूटनी नहीं चाहिए, ये प्रयास किया जाए। देखिए, आपका इंग्लैंड के सम्राट को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। फाउंटेन ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय का स्रोत कहा जाता है, न्याय का फव्वारा कहा जाता है, यानी कि जहां से न्याय क्या करता है, निकलता है। जितने न्यायालय हैं वह अधिराट के न्यायालय हैं। अधिराट मतलब कि सम्राट के न्यायालय हैं, और इंग्लैंड के सम्राट के अधिकार प्राधिकार के तहत ही न्याय करते हैं, निर्णय करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय राष्ट्रपति के प्राधिकार से नहीं करते, हमारे यहाँ न्यायालय संविधान के प्राधिकार से चलते हैं, न कि राष्ट्रपति की इच्छा से चलते हैं। ये न कह दिएगा कि भारत में यही नियम है। तो जितने न्यायालय हैं, एक था राजा का न्यायालय। राजा का न्यायालय था जिसे आज भी कायम है, जिसे हम क्वीन बेंच आज कहते हैं, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ सेकंड है, तो हम क्या कहेंगे, क्वीन बेंच। तमाम केस पढ़ते होंगे वहाँ क्यूबी लिखा है, यानी कि वह निर्णय कहाँ का है, क्वीन बेंच का। दूसरा जो न्यायालय था, कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली। कोर्ट ऑफ कॉमन प्ले, यानी कि इसको कहा जाता है
सार्वजनिक प्रतिकथन का न्यायालय, यानी कि सार्वजनिक प्रतिकथन लिखवाएंगे, इसको पहले समझिए। आज सार्वजनिक प्रतिकथन का न्यायालय यानी कि आपका कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली। और तीसरा था आपका कह सकते हैं कोर्ट ऑफ एक्सचेकर, यानी कि तीसरा कौन था, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर। भाई आपका चार्ट में पढ़े होंगे, आपका कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ एक्सचेकर पढ़े हैं कि नहीं, अपकृत में तो पढ़े होंगे। भाई जो लोग थोड़ा पढ़े हैं, आपका पूछा भी जाता है। अब ये तो है नहीं कि बिहार में नहीं पूछा गया, जो लोग एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं वो तो बता ही सकते हैं। आपका हम बता दे रहे हैं, भाई नहीं जानते हैं तो हम इसीलिए तो बैठे हैं। कोर्ट ऑफ जो एक्सचेकर था आपका, फिर यही चांसरी न्यायालय बाद में बना, लेकिन एक लाइन समझिए, आपका जो ये राजकोष न्यायालय कहा जाता था, राजकोष न्यायालय या कोर्ट ऑफ एक्सचेकर, इसको थोड़ा एक केस हम बता रहे हैं। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में जो ब्लैकबर्न ने कठोर दायित्व का प्रतिपादन किया, तो कई बार तो बिहार जे में पूछा गया था कि ब्लैकबर्न किस न्यायालय के जज थे, तो किस न्यायालय के थे, राजकोष न्यायालय। राजकोष मतलब कोर्ट ऑफ एक्सचेकर। भाई याद रखिए कौन सा केस में, रायलैंड बनाम फ्लेचर। अब यहीं से आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए आपका जो ये कोर्ट ऑफ एक्सचेकर था, ये आपका राजा कोई न्यायालय नहीं था, ये एक प्रशासनिक विभाग था। इसमें जो नियुक्ति की जाती थी हेड की, वह इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड के राजा द्वारा कोर्ट ऑफ एक्सचेकर में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और ये न्याय करते थे। ये जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर का मुखिया होता था, ये प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, या प्रधानमंत्री का सचिव भी कहा जाता था, माने प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, राजा का सचिव भी कहा जाता था। यानी कि जो ये कोर्ट ऑफ एक्सचेकर होता था आपका, ये राजा का खास आदमी होता था। धीरे धीरे आपका जो ये कोर्ट ऑफ एक्सचेकर जो था, इसमें चांसलर की नियुक्ति की जाती थी। किसकी, भाई इतिहास हम बता रहे हैं, चांसलर की। आपका धीरे धीरे आते आते 1400 आपका 74 ईस्वी आती है, यानी कि यही सन याद रखना है पहला आपका 1400 कितना 74। 1474 ईस्वी में जो ये कोर्ट ऑफ एक्सचेकर थे, इनका नाम बदल दिया गया और इस न्यायालय का नाम बदल कर दिया गया कोर्ट ऑफ चांसरी, यानी कि चांसरी न्यायालय। तो 1474 ईस्वी में ये जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर था, जहाँ की राजा प्रशासनिक व्यक्ति को क्या करता था, अपने माने खास आदमी को नियुक्त करता था, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, इसका क्या नाम दे दिया गया, अब कोर्ट ऑफ एक्सचेकर नहीं, क्या कर दिया गया, चांसरी, चांसरी न्यायालय, कोर्ट ऑफ चांसरी। और राजा ने चांसरी न्यायालय में चांसलर की नियुक्ति की। ये राजा का बड़ी खास आदमी होता था। और ये चांसरी न्यायालय करता का था, ये देखिए। तो पहला तो ये काम हुआ कि इस चांसरी न्यायालय को सर्वप्रथम इंग्लैंड के सम्राट ने रिट या लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की। तो यहाँ भी हो सकता है संविधान जब हम इतिहास बताएंगे, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा ने इसी चांसरी न्यायालय को, जो आप 5 रिटें पढ़ते हैं, उनमें से आपका एक रिट पहले जारी करने की क्षमता दी। तो तुरंत दिमाग में बैठाइए कि 5 रिटें हैं, आपका 5 रिटों में सबसे एंशियंट रिट कौन है, हैबियस कॉर्पस।
तो सर्वप्रथम किस न्यायालय को इंग्लैंड के सम्राट ने रिट जारी करने की शक्ति दी, क्योंकि खास आदमी था, तो किस न्यायालय को? चांसरी। अब चांसलर करता क्या था? शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक पहले था। चांसलर करता क्या था? जो चांसरी न्यायालय में नियुक्त हुआ। अब याद रखिएगा, इसी चांसरी न्यायालय को हम क्या कहते हैं? साम्या न्यायालय। इंग्लैंड में अलग से नहीं गठित किया गया, इसी को कहते क्या है? साम्या न्यायालय। अब आइए चांसरी न्यायालय आगे बढ़ा जाए। आखिर ये चांसरी न्यायालय करते क्या थे? तो ये एक तो रिट जारी करने की क्षमता इनको मिल गई, किसने दिया? सम्राट ने। दूसरा ये क्या करते थे? ध्यान से वही साम्या का विकास समझना है कि जिन मामलों में कॉमन लॉ में कोई प्रावधान नहीं था, तो फिर हम बता दिए कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब हुआ कि जो इंग्लैंड में प्रथागत विधि हैं, रूढ़िगत विधि हैं, यानी कि कहीं कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि चांसरी न्यायालय में मामले आते थे। अगर उन मामलों में कानून अस्पष्ट था, तो चांसरी न्यायालय उस कानून के अनुसार क्या देते थे? निर्णय। क्योंकि भाई आपका पहला पॉइंट ये है कि जहां कानून लिखा गया है, स्पष्ट है, विवाद में लागू होता है, तो न्यायालय बाध्य है कि उन कानूनों का पालन करें और उनके अनुसार क्या दें? निर्णय। लेकिन इस चांसरी न्यायालय में कभी कभी ऐसे मैटर आ जाते थे जहां की कानून में कोई प्रावधान नहीं था, या प्रावधान था भी तो कमजोर था। तो ये जो चांसरी न्यायालय थे, अब ये अपना काम करना शुरू किए। जिन मामलों में कानून का अभाव था, कानून की कमी थी, उपचार कम थे, तो ये जो चांसरी कोर्ट हैं, अब ये करने क्या लगे? तो ये करने ये लगे कि न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर, सच्चाई के आधार पर इन्हें उस मामले में जो उचित लगता था, उचित माने ठीक या सही महसूस होता था, यानी कि उस मामले से जो, उस मामले में इनके दिल से जो बातें निकलती थी, वो फैसला दे देते थे। और यही तो हमने बताया कि जो दिल से बात निकले, गुड कंसेंस से जो बात निकले, कानून नहीं है, फैसला दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साम्य। तो साम्या का विकास इंग्लैंड में किस कोर्ट द्वारा किया गया? चांसरी कोर्ट द्वारा। और आपका धीरे धीरे यहाँ और अच्छे व्यक्ति नियुक्त किए जाने लगे और खूब इस कोर्ट ने निर्णय दिया। एक और आइए, चूंकि टीपीए चल रहा है उस पर भी बैक होना है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के 70 से 80% जो प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे, इसी चांसरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित हैं। अर्थात टीपीए के ज्यादातर प्रावधान साम्या पर आधारित है, यानी कि इस कोर्ट पर ही आधारित है। याद रखिए, जो इस कोर्ट ने फैसला दिया, 70% कहाँ समाहित कर दिया गया फैसलों को? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। चलता रहा मामला, चलता रहा। साम्या का अलग से न्यायालय बन गया चांसरी कोर्ट। आपका किस सन में? तो आपका याद रखिएगा 1700 किस में, नहीं 1400 किस में? 74। हो सकता है पूछ ले, अभी बिहार पूछा नहीं है। चलता रहा, चलता रहा। अब इंग्लैंड में दो डेट याद रखना है, 1873 और 1875। ये भी आपका क्वेश्चन बिहार जे में आ चुका है। जो ये चांसरी न्यायालय थे, अब काफी आगे बढ़ गए थे। तो आपका ये हुआ कि अब क्या किया जाए? तो इंग्लैंड में द जुडिकेटर एक्ट 1873 और 1875 पास किया गया। हिंदी में हम कहते हैं न्याय तंत्र अधिनियम। तो जो क्वेश्चन बिहार ने बनाया, जाकर भाई देखते रहे बिहार का क्वेश्चन जिनके पास सॉल्व हो, कि द जो न्याय तंत्र अधिनियम
किस सन में पास किया गया? तो 1873, 1875, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। भाई याद रखिए, दोनों मार्क कराइए। तो 18 इसी में भरमा देगा, 72 दे देगा, 71 दे देगा। तो भाई घबराना नहीं है। ये जो दो कानून इंग्लैंड की संसद ने पास किया, इसको बताया जाएगा थोड़ा बहुत आगे, अभी इतिहास चल रहा है भाई। इन कानूनों द्वारा जो ये चांसरी कोर्ट था, जो शुद्ध रूप से साम्या पर आधारित था, साम्य न्यायालय कहा जाता था, इस न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड में साम्य न्यायालय को, यानी कि चांसरी कोर्ट को कब समाप्त किया गया? तो 1873 और 75 क्या बनाकर समाप्त किया गया? अपने आप समाप्त हो गए कि कानून बनाकर? तो कब कब कानून बना, सन पूछा है। 1873, 1875 किसने कानून बनाया? इंग्लैंड की संसद ने। तो साम्य को समाप्त कर दिया कि साम्य के न्यायालय को? तो साम्य को न मार दीजिएगा, साम्य तो आज भी है। तो किसको समाप्त कर दिया? अब यहाँ देखिए ध्यान से। तो जब साम्य के न्यायालय समाप्त हो गए, तो आखिर साम्य बची रही, आज भी है। तो ये जो साम्य के आधार पर निर्णय देने का अधिकार था, ये सामान्य न्यायालयों को दे दिया गया। यानी कि जो वहाँ के सामान्य न्यायालय हैं, वे न्यायालय वर्तमान में क्या है? विधि के भी न्यायालय हैं और साम्य के। यानी कि भले न्यायालय समाप्त कर दिया गया, लेकिन साम्या समाप्त नहीं हुई। आज भी साम्या जमी हुई है और आज भी मान्य है। तो ये जो अधिकार थे साम्य के आधार पर निर्णय देने के, ये किसको हैंड ओवर कर दिए गए? सामान्य न्यायालय को। भारत में इसी को जोड़िए थोड़ा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल विधि का न्यायालय है कि साम्य का, कि दोनों का? दोनों का मार्ग। क्या भारत में अलग से साम्य न्यायालय बने? नहीं। तो किसको साम्य का भी अधिकार था? न्यायालयों को। इतिहास बताया जाएगा। तो भारत में कभी भी ऐसा इक्विटी कोर्ट अलग से नहीं बनाया गया, लेकिन कानून में ही ये लिख दिया गया कि जहाँ कोई कानून न हो, न्यायालय जो उचित समझे वो क्या करे करे। आज भी लिखा है। और ये पावर समाप्त नहीं है, सेविंग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 142 में सीपीसी का मामला है तो एक सिविल मामला 151, और क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी 482। ये शुद्ध रूप से किस पर आधारित है? इक्विटी पर। यानी कि वर्तमान के न्यायालय विधि के भी न्यायालय और किसके? तो जहां कोई कानून में प्रावधान न हो, हाई कोर्ट क्रिमिनल मामलों में 482, सिविल मामलों में सिविल न्यायालय 151, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगा? 142 के तहत जो निर्णय उचित हो वह क्या कर सकता है? दे सकता है। तो इस प्रकार इंग्लैंड में साम्य का विकास कैसे हुआ? साम्य आज भी मौजूद है, ये न कहेगा कि समाप्त हो गया है। इंग्लैंड के बाद आपका लास्ट में जो आया जाता है भारत, कि भारत में क्या नियम है? देखिए भारत में, जहाँ तक भारत की बात है, भारत में अगर हम देखें तो आपका प्राचीन हिंदू विधि के तहत धर्मशास्त्र दिए गए थे, लिखा गया था। धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा महाराजा को कार्य करना था, लेकिन ये भी लिखा गया था कि जिस बात के बारे में धर्मशास्त्रों में कोई प्रावधान न हो, वहाँ युक्ति के आधार पर, युक्ति मने रीजन के आधार पर फैसला सुनाया जा सकता है। युक्ति मने विवेक का प्रयोग करिए। और जो ये आप विवेक का प्रयोग करेंगे, मनमाना नहीं, बल्कि किस आधार पर? न्याय के आधार पर करिए, गुड कंसेंस के आधार पर करिए, नेचुरल जस्टिस। तो आपकी क्या मिलता है हिंदू शास्त्रों में? युक्ति। जहाँ तक मुस्लिम विधि की बात है, मुस्लिम विधि में भी साम्य है और उसको इस्तिहसन कहा जाता है। यानी कि मुस्लिम विधि में जो इस्तिहसन है, इसी को
आपका क्या कहा जाता है? साम्य। मुस्लिम विद में भी ये नियम आया कि अगर कोई आपका, देखिए आपका क्या कहा गया भाई, देखिए आपका अबू बकर पहले आपका खलीफा थे। उन्होंने पैगंबर साहब से पूछा कि अगर कोई मामला आता है तो हम कैसे फैसला सुनाएं। तो प्रॉफिट ने या पैगंबर साहब ने बताया कि कुरान से सुनाओ। फिर उन्होंने पूछा कि अगर कुरान में भी न प्रावधान हो तो क्या है, क्या किया जाए। तो हमारा सुनना है, यानी कि आपका ट्रेडिशन है, हमारा सुनना है, उस हदीस कहा जाता है, उससे सुनाओ। इससे भी न मिले तो भगवान ने तुम्हें युक्ति दी है, उस युक्ति का प्रयोग करके न्याय करो। और उसी युक्ति को मुस्लिम विद में क्या कहा जाता है? इस्तिहसन कहा जाता है। और यही क्या है? साम्य। तो मुस्लिम विद में साम्य को क्या कहा जाता है? और एक होता है इस्तिदलाल। तो इस्तिदलाल का मतलब होता है आपका ये लोकहित। देखिए हम बता देंगे, उसको हल्का सा मिस कर रहे हैं, लेकिन आपका इसमें कोई समस्या नहीं है कि मुस्लिम विद में आपका साम्य को क्या कहा जाता है? इस्ती हसन। और मुस्लिम विद में भी साम्य का प्रावधान है। इस प्रकार एक इतिहास बताया गया, अभी भारत में कल बताया जाएगा, क्योंकि न्यायालय की स्थापना की जाएगी और लेटेस्ट भी बताना है। चूंकि समय भी हो गया भाई, आपका टीपीए का 5-10 मिनट लेट ही हो रहा है। तो जब तो आपका कल और हम थोड़ा बता के तब लिखवाया जाएगा। मैंने भारत में वही न्यायालय की स्थापना करके वर्तमान समय तक आना है। तो रेस्ट ले लीजिए, टीपीए चलेगा भाई, उसके बाद से आपका संविधान चलेगा।